देखो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स नहीं किए हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का कुछ एक दो चार प्रॉब्लम्स नोट करो। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के कुछ सवाल आप नोट कीजिए। मोलालिटी, मोलारिटी, ये सबसे रिलेटेड। हालांकि मैंने सारा चीज डिस्कस कर दिया था बीच में ही, किसको कैसे कैसे कन्वर्ट करना है। एनीवे, नोट करो, अ बॉटल ऑफ H2SO4, a bottle of H2SO4, a bottle of H2SO4 solution, ब्रैकेट में डेंसिटी इज इक्वल टू 1.787 एक H2SO4 का सोल्यूशन है, H2SO4 aqueous solution, density of solution is given 1.787 gram per ml, and this solution is 86% by mass. 86% by mass. What is the molarity of the acid solution? What is the molarity? What is the molarity of the acid solution? What is the molarity of the acid solution? What is the molarity of the acid solution? अगला सवाल, कैलकुलेट स्मॉल m एंड कैपिटल M, मतलब मोलालिटी एंड मोलारिटी। Calculate small m and capital M of a 1 liter aqueous solution of H2SO4, aqueous solution of H2SO4, which is 93 W by V percent, which is 93 W by V percent strength. The density of solution, the density of solution is 1.84 gram per ml. The density of the solution is 1.84 gram per ml. तीसरा सवाल, मोल फ्रैक्शन ऑफ iodine in benzene is 0.2. Calculate the molality. Calculate the molality of I2 solution. Calculate the molality of I2 solution. And last, 250 ml of X molar solution and 500 ml of Y molar solution of same solute are mixed to produce, are mixed and diluted to 2 liter to produce a final concentration of 1.6 molar. If X is to Y is 5:4, calculate X and Y. सॉल्व करो। पहला सवाल 86% बाई मास दिया है। 86% बाई मास में हम लोग क्या समझेंगे? 100 ग्राम सोल्यूशन अगर ले लिया जाए तो उसमें 86 ग्राम क्या होगा? सल्यूट, दैट इज 86 ग्राम ऑफ H2SO4।
क्लियर? हमें चाहिए मोलारिटी पर लीटर सोल्यूशन, सो वी नीड अ वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन। 86 ग्राम H2SO4 मतलब कि 86/98 क्या हो गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट। इस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा? तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम विल बी मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन विल बी 100 ग्राम मास का। डेंसिटी कितना दे रखा है? 1.787। ये वॉल्यूम कौन सा यूनिट में आएगा? मिलीलीटर में। या लिख सकते हैं हम लोग 1/1.787 इंटू 10, दैट इज लीटर। मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड किए तो लीटर बन गया ये सोल्यूशन। व्हाट इज मोलारिटी? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सोल्यूट 86/98 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर इज 1/17.87, मतलब कि 86/98 इंटू 17.87, दिस इज द आंसर। Moles of solute divided by volume of solution in liter, that is molarity. Moles of solute divided by volume of solution in liter is molarity. अगला, ये सब टाइप का सवाल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि परसेंट बाय वॉल्यूम से ही क्या निकालना, W/V परसेंट से मोलारिटी निकालना, मोलालिटी निकालना, सब चीज। अगला सवाल है कैलकुलेट मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ 1 लीटर एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4। 93 W/V परसेंट दिया है। द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.84 ग्राम पर ml। सबसे पहले इसे देखकर क्या लिखना है? 93 W/V परसेंट से क्या समझते हो? 93 ग्राम्स इन 100 ml सोल्यूशन। 93 ग्राम ऑफ व्हाट? H2SO4 सोल्यूट। सीधे अगर हम लोग 100 ml सोल्यूशन माने तो इसमें 93 ग्राम H2SO4 होगा, या हम लोग बोल सकते हैं 93/98 मोल्स ऑफ H2SO4 होगा। तो सीधे बताओ मोलारिटी कितना? मोलारिटी तो एक बार में निकल जाता है, W/V परसेंट दिया है तो, क्योंकि ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये है मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution in liters. So 100 ml is how many liters? 0.1. So ultimately it will become 93/9.8. Answer. नहीं, हाँ सही। ये तो कैपिटल M निकला। स्मॉल m मोलालिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहां कोशिश कर सॉल्वेंट का मास निकालना है। तो डेंसिटी दिया 1.84, 100 ml सोल्यूशन का मास कितना होगा? 184 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। Volume of solution multiplied by density will give you the mass of solution. Mass of solution is 184. Mass of solute 93. तो mass of solvent कितना? 184 minus 93. How much? 91 ग्राम solvent. देखो कितने छोटे में हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर है, मतलब कि सब कुछ तुरंत हो जाएगा। स्मॉल m विल बी इक्वल टू moles of solute 93/98 divided by mass of solvent in kilogram. How much gram solvent it has? 91. So it will be 0.091. Answer. Mole fraction of iodine in benzene is 0.2. Calculate the molality of iodine solution. क्या इमेजिन करोगे यहां? मोल फ्रैक्शन दिया रहता है तो क्या इमेजिन करते हैं? टोटल 100 मोल्स, टोटल 100 मोल्स, तो उसमें कितना मोल लिखें?
टोटल 100 मोल्स। तो कितना मोल्स होगा आयोडीन? 20 मोल्स ऑफ आयोडीन एंड डेफिनेटली इट विल हैव 80 मोल्स ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। टोटल हो गया 100। 20/100 इज द मोल फ्रैक्शन 0.2। तो लेट टोटल 100 मोल्स। तो 100 मोल में कितना मोल होगा आयोडीन? 20, क्योंकि मोल फ्रैक्शन 0.2 दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है? स्मॉल m मोलालिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। व्हाट इज द सॉल्वेंट हियर? बेंजीन। इसका मास कितना? 80 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन 12, 6, 72, 6, 78, 80 इंटू 78, 80 इंटू 78 ग्राम की किलोग्राम। पहले किस में आएगा 80 इंटू 78? अरे हम पूछ रहे यार 80 इंटू 78 ग्राम की किलोग्राम। ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम सॉल्वेंट का मास। मोलालिटी विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय दिस। तो पर केजी सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो 20 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 78 आंसर। सॉल्व करके आंसर निकाले। चलो x का वैल्यू बताओ यहां पे। कितना है x का वैल्यू? ऐसे समझेंगे, एक सोल्यूशन है 250 ml एंड इट इज x मोलर। दूसरा सोल्यूशन था 500 ml विच वॉज y मोलर। दोनों को मिक्स कर दिए, दोनों को मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद डाइल्यूट भी कर दिए, डाइल्यूटेड। मिक्स किए, मिक्स के बाद और इसमें वाटर डाले ताकि जो फाइनल जो सोल्यूशन मिला इट वाज 2 लीटर वॉल्यूम एंड इट वाज 1.6 मोलर फाइनली। देन व्हाट इज x and y? तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे बताओ। सबसे पहले क्या निकालेंगे? देख, यहां का सल्यूट और यहां का सल्यूट, ये दोनों सल्यूट फाइनली यहां है। इसको भूल जाओ, इससे क्या मतलब है? इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग तो सल्यूट मिलाए, यहां का सल्यूट और यहां का सल्यूट यहां होगा, और जितना आया यहां है वहां यहां भी उतना ही होगा, क्योंकि हम लोग डाइल्यूट कर रहे, सॉल्वेंट डाल रहे, सल्यूट तो चेंज नहीं होगा, है कि नहीं? मिक्सिंग का बताया था ना एक केस। तो फॉर्मूला कुछ मत लगाना, कंसेप्ट लगाना। यहां पे मिली मोल्स ऑफ सल्यूट कितना? 250 इंटू x। 250x is the millimoles of solute here. 500y is the millimoles of solute here. So total millimoles यहां पर, total millimoles of solute will be equal to 250x plus 500y. 250x plus 500y, that is the total millimoles of solute. 2 लीटर का मतलब 2000 ml solution. What is the millimoles of solute here? 1.6 into 2000, molarity into volume in ml. तो ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर हो जाएगा? 2000 into 1.6 के बराबर हो जाएगा। 250 से काट दो, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, और ये 250 कितना बार कटेगा? ये 4, 8, 8 टाइम्स। So 8 6 48, 8 4, 8 1 8 4 12,
12.8. So x plus of 2y is equal to 12.8, as well as x by y is given 5/4. सॉल्व करके x और y निकालेंगे। x का वैल्यू नियरली 5 आ जाएगा और y का वैल्यू नियरली 4 आ जाएगा, इसलिए 5/4 है, या वैल्यू ही आ जाएगा 5 और 4। क्लियर? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, पहला बाय विक्टर मियर प्रोसेस, by Victor Meyer process, the compound should be volatile. This volatile compound is heated and vapors are collected over water. Vapors are collected over water. So the known mass, suppose it is a W gram of the substance was taken which was volatile, heat कर दो तो जो वेपर मिलेगा वो वेपर को हम लोग वाटर के ऊपर क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके का ऐसे समझो कि ये था वाटर और वाटर के ऊपर हम लोग कलेक्ट किए हुए वेपर्स। ठीक, अब वाटर का भी तो अपना वेपर होगा, वाटर का भी तो अपना वेपर होगा, समझ में आ रहा है? तो यहां पर हम लोग मैनोमीटर लगाकर रीडिंग ले लिए, टोटल प्रेशर P, टोटल प्रेशर P, समझ में आ रहा? ये हम लोग को नोन रहता है, टोटल प्रेशर इज P। ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज PV इक्वल टू nRT। अभी सुने हो ये इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, this P should be the pressure of the vapor of the compound multiplied by volume is equal to nRT। क्लियर है ये चीज? लेकिन इस टोटल प्रेशर में वाटर का भी तो वेपर का प्रेशर आया है। द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ऐसे सोचो ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर को भी अगर T पे अगर रखोगे और यहां का वेपर प्रेशर, यहां जो प्रेशर मेजर करोगे, दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, या इसे बोलते हैं एक्वस टेंशन। अब इसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो हम लोग सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखना कि कोई भी चीज वाटर के ऊपर कलेक्ट अगर किया जाएगा तो जो वेपर्स होंगे वो मिक्सचर होगा, वो तो वेपर होगा ही होगा, साथ में वाटर वेपर ही प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस टेंशन। लेट दैट वैल्यू इज से P प्राइम, सपोज द वैल्यू इज P प्राइम। तो अगर मुझे यहां पर बिठाना है प्रेशर ड्यू टू द वेपर्स ऑफ द कंपाउंड, ये तो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर विल इंक्लूड द प्रेशर ऑफ द वेपर्स ऑफ द कंपाउंड प्लस वाटर वेपर। तो अगर मुझे चाहिए प्रेशर ऑफ द वेपर्स ऑफ द कंपाउंड, तो उसमें मेरे को टोटल प्रेशर जो दिया हुआ है उसमें हम लोग वेपर प्रेशर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। टोटल प्रेशर में जब वाटर वेपर का प्रेशर को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, प्रेशर ड्यू टू द वेपर्स ऑफ द कंपाउंड। यस और नो? दैट मल्टीप्लाइड बाय V, वॉल्यूम दिया रहेगा। व्हाट इज मोल? मोल इज W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू T। देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट एज WT अपॉन P टोटल माइनस P प्राइम इंटू V। इस फॉर्मूला से हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लेंगे। सवाल में सब दिया रहेगा, टेम्परेचर दिया रहेगा, R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन या 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो अगर यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेयर में बिठाओगे तो R का वैल्यू 0.082 लेना और वॉल्यूम किस में लेना, लीटर में।
या तो लीटर एटमॉस्फेयर में काम करेंगे या तो पास्कल मीटर क्यूब देन जूल 8.314। समझ में आ रहा? विक्टर मेयर मेथड में क्या करते हैं कि वॉलेटाइल कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट इज अननोन, W gram of it was completely vaporized and the vapors are collected over water. Then the pressure of this total is measured using manometer, कुछ भी मेजर कर लिए, लेकिन इस प्रेशर में कंपाउंड का वेपर का भी प्रेशर है और वाटर का भी वेपर का प्रेशर है। तो इस प्रेशर में हम लोग वाटर का वेपर का प्रेशर को माइनस करते हैं, दैट इज एक्वस टेंशन को माइनस कर दिए। सो दिस इज प्रेशर ऑफ द वेपर ऑफ द कंपाउंड, वॉल्यूम, moles of the compound into R into T, and mole can be written as W upon molecular weight, and molecular weight can be calculated. कॉपी करो यहां तक। The second one, silver salt method. This method is applied for organic acids. Organic acids. Organic acid का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक COOH है तो बोलेंगे बेसिसिटी इज 1। अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा COOH है देन बेसिसिटी कैन बी 2, कैन बी 3। व्हाट इज बेसिसिटी? What is basicity of acid? Number of replaceable H plus is called basicity. Number of replaceable H plus is called basicity. चलो इसके पीछे तुम देखो, बहुत ही सिंपल सा चीज है। Let the acid is HNA. बेसिसिटी कितना होगा? n नंबर ऑफ H प्लस आर रिप्लेसिएबल है कि नहीं? तो हम लोग क्या करते हैं कि इस HNA जो एसिड था इसको सिल्वर प्लस के साथ रिएक्शन करा के इसका सिल्वर का सॉल्ट बना लेते। तो ये सिल्वर प्लस क्या करेगा? एक एक H प्लस को हटाएगा और अपने को जोड़ लेगा। अल्टीमेटली इट विल बिकम AgNA, and this is the silver salt, and this is the silver salt which is obtained. Okay, let W1 gram of the silver salt is obtained. This on heating सारा सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है और जो सिल्वर मिला उसका भी मास को हम लोग कैलकुलेट करते थे, लेट इट इज W gram. So in this method what is known to us? The mass of the silver salt of the acid and the mass of the silver obtained after heating. POAC on silver, POAC on silver. यहां जितना सिल्वर था उतना ही सिल्वर मिलेगा ना यार। यहां लिख देंगे हम लोग N into the moles of AgNA will be equal to 1 into the moles of silver. Okay, N multiplied by what is moles of AgNA? It will be the mass of the salt upon molecular weight of the salt. Molecular weight of the salt, that will be equal to mass of the silver divided by atomic weight of the silver, which is 108. So by this we will get the molecular weight of the salt. Molecular weight of the salt will be equal to equal to 108 NW1 upon, ठीक है ना? क्लियर है? हम लोग सॉल्ट का मॉलिक्यूलर वेट तो निकाल लिए, लेकिन मेरा टारगेट था एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना। तो अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकाले हैं तो किसका निकाले हैं? इसका निकाले हैं ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट पता चल गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस मॉलिक्यूलर वेट में से सिल्वर का वेट को माइनस कर देते और उतना ही हाइड्रोजन का वेट को जोड़ देंगे।
नहीं समझे? मान ले मॉलिक्यूलर वेट इसका पता चल गया 1000. सो व्हाट इज दिस 1000? इट इज n इंटू 108 प्लस a का एटॉमिक वेट. यही है ना? तो हम लोग सिल्वर वाला मास इसमें से हटा देंगे और उतना ही हाइड्रोजन का मास को जोड़ देंगे. तो एसिड का मास निकलेगा ना, एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा ना. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट जो निकला माइनस 108n. ये वाला हटा दिए तो किसका मास बचा? A का मास बचा. और हमको पता है A का मास प्लस n इंटू 1 will give me the molecular weight of HNA plus n into 1. जोड़ दिए, एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकल गया. दिस इज सिल्वर सॉल्ट मेथड. दो चीज रहेगा सवाल में दिया हुआ, वेट ऑफ द सिल्वर सॉल्ट एंड द वेट ऑफ द सिल्वर प्रोड्यूस्ड. डिपेंड्स, डाई बेसिक होगा तो n का वैल्यू 2 ले लेना, ट्राई बेसिक होगा तो n का वैल्यू 3 ले लेना, मोनो बेसिक होगा तो n का वैल्यू 1 ले लेना. इसका कोई फॉर्मूला रटना नहीं है. जैसे हम डिराइव कर रहे, सारे सवाल पीओएसी से होगा, सारे सवाल. क्लोरोप्लैटिनेट मेथड, क्लोरोप्लैटिनेट मेथड, क्लोरोप्लैटिनेट मेथड basically it is for organic bases and organic bases are basically amines. Organic bases are basically amines. इसे नोट कर लीजिएगा. क्लोरोप्लैटिनेट मेथड it is for organic bases, that is for amines. जैसे आप लोग को अगर प्रीवियस कुछ ऑर्गेनिक का नॉलेज अगर है तो अमीन होते हैं बेसिकली RNH2. NH2 ग्रुप वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं? अमीन. क्लियर? जब भी इनके पास H+ आता है तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके H+ के साथ कंबाइन कर जाता है. ये बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव. जैसे मान लो RNH2 के सामने अगर HCl आ जाए तो ये कंबाइन करके बना लेगा RNH3 पॉजिटिव और साथ में होगा Cl माइनस. दैट मीन्स बोथ फॉर्मूला गेट्स एडेड. बोथ फॉर्मूला ऑलवेज गेट्स एडेड. बेसिसिटी हम लोग एसिड के लिए डिफाइन करते हैं. एसिडिटी इज नंबर ऑफ OH जो दे सकता है, या एसिडिटी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ H+ which can be gained by a base. That will also represent acidity. जितना OH दे सकता है वो भी एसिडिटी है, जितना H+ गेन कर सकता है वो भी एसिडिटी है. जैसे इस बेस की एसिडिटी कितनी हुई? 1, बिकॉज इट कैन गेन ओनली 1 H+ and it will become RNH3 positive Cl minus. The formula is getting added. समझ में आ रहा? सिमिलरली अगर हम H2SO4 ले लें, H2SO4 अगर ले लें तो ऑब्वियसली इसके पास 2 H+ है. यहां पर मुझे लेना पड़ेगा RNH2 का 1 मोल, साथ में एक और RNH2 का 1 मोल, अलग अलग, क्योंकि ये कंप्लीट रिएक्शन करेगा 2 मोल के साथ, क्योंकि ये 2 H+ देने वाला है. एक अमीन 1 H+ गेन करेगा, दूसरा अमीन दूसरा H+ गेन करेगा. अल्टीमेटली इट विल बिकम RNH3 पॉजिटिव का होल ट्वाइस SO4. H+ ये ले लिया तो RNH3 पॉजिटिव, ये भी एक और H+ ले लिया तो RNH3 पॉजिटिव. आई कैन राइट RNH3 पॉजिटिव का होल ट्वाइस SO4 और यहां पर है आपका 2 माइनस. है न्यूट्रल सॉल्ट. द फॉर्मूला इज गेटिंग एडेड अप. द फॉर्मूला इज गेटिंग एडेड अप. बंद कर दो. नाउ सपोज लेट द amine base is B. Let the amine base is B
and that B was reacted with H2PtCl6. That B is reacted with H2PtCl6. इसी के साथ रिएक्ट करा रहे थे ना, तो इसके पास कितने H प्लस है? 2H प्लस है। कितने H प्लस हैं? 2H प्लस है। अगर ये मोनोबेसिक हुआ, अगर ये मोनो एसिडिक हुआ, मोनो एसिडिक बेस अगर हुआ ये बी, मोनो एसिडिक मतलब RNH2 टाइप का, तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितने बेस की आवश्यकता होगी? कंप्लीट रिएक्शन के लिए कितने बेस की आवश्यकता होगी? 2 मोल्स ना। तो सीधे सीधे बोलेंगे कि इसका जो 2B है वो रिएक्ट करके बन जाएगा B2H2PtCl6। समझना इस चीज को, B2H2PtCl6। देखो वहां पे होल ट्वाइस लिखे SO4, H2SO4 भी तो डाई बेसिक एसिड था, 2 H प्लस था उसके पास। अगर मान लो हम बोले कि ये B जो है, दिस B इज डाई एसिडिक, ये B जो है वो डाई एसिडिक है, डाई एसिडिक 2 H प्लस गेन कर सकता, प्लस ऑफ H2PtCl6, क्या फॉर्मूला होना चाहिए? क्या फॉर्मूला होना चाहिए? तो अगर हम इसका 2 मोल लेंगे तो इसका एक B जो है वो ही 2 H प्लस गेन कर लेगा, एक B जो है वो 2 ही H प्लस गेन कर लेगा, क्योंकि B जो है वो अब डाई एसिडिक है। डाई एसिडिक माने 2 H प्लस गेन करने वाला। समझ में आ रहा है? या तो हम सिंपली लिखते BH2PtCl6, 1 मोल B 1 मोल H2PtCl साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये तो 2 H प्लस गेन कर सकता है ना। या हम लिख सकते हैं B2H2PtCl6 का होल ट्वाइस, 2 और 2 बात बराबर है। 2 और 2 लिखो या 1 और 1 लिखो, बात बराबर है। क्लियर है ये चीज? क्योंकि एक अमीन, ये अमीन जो होता है वो हमेशा मोनो एसिडिक होता है, एक ही H प्लस गेन कर सकता है। तो अगर हम मोनो HCl के साथ लिए तो देखो कंप्लीट रिएक्शन। लेकिन अगर यही अमीन को अगर हम H2SO4 के साथ अगर ले लेंगे और ये अगर मोनो एसिडिक है तो 2 H प्लस 2 जगह जाएगा ना, तो 2 मोल अमीन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया होल ट्वाइस SO4। ये जो एसिड है सिमिलर उसी टाइप का एसिड है H2PtCl6। यस और नो? 2 H प्लस दे सकता। तो अगर मोनो एसिडिक है, मोनो एसिडिक है, समझ में आ रहा है? अगर ये डाई एसिडिक अगर हुआ तो या तो इसका फॉर्मूला ये लिखेंगे या ये भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। क्लियर? नाउ इफ B इज ट्राई एसिडिक, सपोज B इज ट्राई एसिडिक, मैंने ये 3 H प्लस ले सकता है 1 मोल में, 1 मोल में, या 1 मॉलिक्यूल 3 H प्लस का गेन कर सकता है ये बेस। और अगर इसको रिएक्ट कराया गया H2PtCl6 के साथ, इसका तो 1 मोल 2 मोल H प्लस देगा, या इसका तो 1 मोल 2 H, 1 मॉलिक्यूल 2 H प्लस देगा, लेकिन ये तो गेन कर सकता है 3। तो ये 1:1 तो रिएक्शन होगा नहीं, तो हम इसका ले लिए 2 मोल। अगर 2 मोल ले लिए तो ये टोटल 6 H प्लस गेन कर सकता है, और 6 H प्लस गेन करने के लिए यहां पर हमको 3 H2PtCl6 लेना पड़ेगा। अल्टीमेटली द फॉर्मूला विल बिकम B2H2PtCl6 का होल थ्राइस। तो इससे आता है कि मोनो एसिडिक का कोफिशिएंट यहाँ पे इंडेक्स 1, डाई एसिडिक ले लिए तो आ गया 2, ट्राई एसिडिक ले लिए तो आ गया 3। इफ द एसिडिटी इज N, देन क्लोरोप्लैटिनेट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? B2H2PtCl6 का होल N। अब इसे हम लोग क्या कर देते हैं, हीट करके प्लैटिनम डिपॉजिट करा लेते हैं। लेट द क्लोरोप्लैटिनेट वाज W1 ग्राम, platinum obtained is W2 gram, POSE on platinum, N into the moles of B2H2PtCl6 का whole N will be equal to 1 into the moles of platinum, moles of chloroplatinate W1 upon इसका molecular weight
इसका मॉलिक्यूलर वेट किसका, क्लोरोप्लैटिनेट का, दैट विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई, और यहां पर क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ प्लैटिनम कितना, W2 अपॉन 195, एटॉमिक वेट ऑफ प्लैटिनम इज 195। यहां से हम लोग निकाले मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा, NW1 195 अपॉन W2। देयरफॉर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस कितना, बेस का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, तो आप इसमें से क्या करोगे, ये पार्ट हटा दोगे तो 2 बेस का मॉलिक्यूलर वेट बचेगा। इतना पार्ट हटाना माने 410 हटाना, ये पूरा का पूरा 410 होता है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर वेट से 410, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट ये था, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट से अगर हम लोग 410 n को माइनस कर दें तो 2 मोल बेस का वेट मिलेगा, हमें 1 मोल बेस का वेट चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए ये डिवाइड बाई। तो बेसिकली क्लोरोप्लैटिनेट मेथड इज फॉर अमीन बेस, वो BOH या BOH होल ट्वाइस के लिए नहीं है, तो वो वाला प्रीवियस वाला हटा दीजिएगा और ये कॉपी कर लीजिए, इट इज ओनली फॉर ऑर्गेनिक बेसिस। डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड, परसेंटेज डिटर्मिनेशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना परसेंटेज है, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, तो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग मेथड आया। जैसे द फर्स्ट मेथड इज लीबिग्स मेथड, Liebig's method was for carbon and hydrogen। बहुत ही सिंपल, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम लोग CuO के प्रेजेंस में हीट कर देते तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर या लिक्विड वाटर दे देता है। अगर हम लोगों को पता है कि ये W1 ग्राम है और ये W2 ग्राम है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन का परसेंटेज बता सकते हैं। लेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकन वाज W ग्राम, व्हेन हीटेड वी गॉट W1 ग्राम ऑफ CO2 एंड W2 ग्राम ऑफ H2O। सीधे जितना कार्बन यहां है उतना ही कार्बन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जितना हाइड्रोजन यहां है उतना ही हाइड्रोजन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो सपोज आई सेड मोल्स ऑफ C 1 into the moles of CO2, तो ये कितना आ गया, W1 upon 44, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट 44, W1 upon 44 मोल्स ऑफ CO2 आ गया। ये क्या निकला, W/41 मोल्स ऑफ कार्बन। अरे तो मोल्स ऑफ कार्बन यहां या यहां बात बराबर है ना। अब यहां आ जा, अब हम बोले कि मास ऑफ कार्बन कितना हो गया, तो W1 upon 44 into 12, दिस मच ग्राम ऑफ कार्बन। कहां था, कंपाउंड में, या कहां था, CO2 में, जैसे बोलो। इतना ही ग्राम कार्बन यहां है या इतना ही ग्राम कार्बन CO2 में। तो हमें यहां अगर पता चल गया मास ऑफ कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना, परसेंटेज ऑफ कार्बन विल बी मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ कार्बन W1 into 12/44 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द कंपाउंड, दैट इज W into 100, निकल गया। इसी को लोग फॉर्मूला की तरह यूज करते। तो फॉर्मूला याद नहीं करना है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रहा है, क्लियर। सेम वे मोल्स ऑफ H is 2 into the moles of H2O, therefore 2 into moles of H2O is W2 upon 18,
mass of H 2W2 upon 18 into 1, इतना ही होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में। परसेंटेज ऑफ H 2 9 टाइम्स कट गया, W2/9 इंटू W इंटू 100। Dumma's method, it is for nitrogen, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताने का तरीका ये भी बहुत सिंपल है। Organic compound containing N W gram is heated in presence of CuO. We get nitrogen gas, and this nitrogen gas is collected over water. सेम वैसे ही चीज जो विक्टर मियर में बताए थे कि जो नाइट्रोजन आया उसको हम लोग वाटर के ऊपर कलेक्ट कर लिए, और यहां पर टोटल प्रेशर P टोटल मेजर हुआ। ठीक, लेट द एक्वस टेंशन इज P प्राइम, देन pressure of nitrogen will be P total minus of P prime, है कि नहीं? तो ये अगर वैल्यूज पता चल गया तो हम लोग PV इक्वल टू NRT लगा लेते बेटा। P total माइनस P प्राइम इंटू V विल बी इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन सॉल्व करके N निकाल लेते हैं। व्हाट इज N? N इज द मोल्स ऑफ N2, मोल्स ऑफ N2। क्लियर है? जो नाइट्रोजन का मास आया है वही नाइट्रोजन तो यहां पर भी प्रेजेंट होगा ना। मास ऑफ नाइट्रोजन कितना, मास ऑफ N2 कितना हो जाएगा? 28N। तो इतना ही नाइट्रोजन होगा कंपाउंड में। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 28N डिवाइड बाय W इंटू 100। आंसर हो गया डुमा मेथड। अगर वाटर पे कलेक्ट नहीं किया है बाई चांस तो जो प्रेशर देगा वो प्रेशर ले लेना। वाटर के ऊपर कलेक्ट करने से वाटर का एक्वस टेंशन को माइनस करना है। क्लियर? क्लियर है? ये सब बहुत ही सिंपल है कि नहीं? अगला कितने हो गए अब तक? ये डुमा है ना। तीसरा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट में ज़ेल्डाल मेथड, KZ KJ ELDAHL, ज़ेल्डाल मेथड। अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर नाइट्रोजन। W gram of organic compound having N, having nitrogen, is first treated with H2SO4 followed by NaOH. Ammonia gas is produced. Now this ammonia produced is absorbed in H2SO4
is absorbed in H2SO4 to form ammonium sulfate, NH4 का होल ट्वाइस SO4. जरा बैलेंस करना, ये 2NH3 प्लस H2SO4 बैलेंस हो गया. 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 6 और 2 8 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन और बाकी सल्फेट. इस तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है. अब H2SO4 के बारे में देख क्या दिया रहेगा. लेट M मोलर एंड VML of H2SO4 is consumed. How many millimole of H2SO4 is consumed? M into V. How many millimole has reacted in this reaction? M into V. 1 reacts with 2. So MV millimole will react with 2 MV millimoles. Yes or no? Yeah, this divided by 1000 moles. इतना मोल अमोनिया था, है कि नहीं? और अमोनिया में सारे नाइट्रोजन आ चुके हैं. यस और नो? अब हम बोले मोल्स ऑफ N विल बी इक्वल टू 1 into the moles of NH3. NH3 में नाइट्रोजन का मोल कितने हैं? तो मोल्स ऑफ N इज इक्वल टू 1 into the moles of, और NH3 के मोल कितने बने थे? 2 MV अपॉन 1000. मोल्स ऑफ N पता चल गया तो यार मास ऑफ N भी पता चल जाएगा. 2 into M into V divided by 1000 multiplied by 14. Therefore percentage of N भी पता चल जाएगा. 2 into molarity into volume into 14 divided by 1000 divided by W into 100. आंसर. फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल नहीं करना है. उस मेथड में क्या कराया जाता है इसका नॉलेज होना चाहिए. ऑर्गेनिक कंपाउंड को H2SO4 और NaOH में डुबा दिया जाता है. अमोनिया गैस निकलता है, वो पूरे अमोनिया गैस को कलेक्ट करके हम लोग H2SO4 में एब्जॉर्ब करा देते. कितना H2SO4 की आवश्यकता पड़ी वो हम लोग नोट कर लेते कि कितना वॉल्यूम और कौन सा मोलर. वहीं से आगे बढ़ गए. कभी कभी सवाल को लंबा करेगा. कैसे? यहां एक्सेस H2SO4 ले लेगा, ये तो पूरा रिएक्ट कर गया, लेकिन लास्ट में कुछ H2SO4 बच गया और उस बचे हुए H2SO4 का NaOH के साथ रिएक्शन कराएगा. तो NaOH का कितना यूज हुआ वो पता चल गया. मतलब H2SO4 जो लास्ट में बचा है वो पता चल गया, बचा है पता चल गया, कितना लिए थे वो पता है, सबट्रैक्ट कर दिए कितना इधर रिएक्ट किया वो पता चल गया. समझ में आ रहा है? बट द कंसेप्ट इज दिस ओनली. सल्फर, ऑर्गेनिक कंपाउंड containing sulfur, W1 ग्राम. अब इसके साथ बहुत कुछ किया जा सकता है, वो सब सवाल में दिया रहेगा. अल्टीमेटली BaSO4 का प्रेसिपिटेट बना लेगा W2 ग्राम. यहां जितने सल्फर थे इट वॉज ट्रीटेड विथ सीरीज ऑफ रिएजेंट H2SO4, फिर BaCl2. अल्टीमेटली BaSO4 का प्रेसिपिटेट, उसका मास हम लोग को पता चल जाता है. जितने सल्फर यहां थे वो सारे के सारे सल्फर यहां पर आ गए. अब हम सीधे बोलेंगे कि मोल्स ऑफ सल्फर विल बी इक्वल टू 1 into the moles of BaSO4. मतलब 1 into moles W2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट, BaSO4 का मॉलिक्यूलर वेट इज 233. ये मोल्स ऑफ S आ गया. मास ऑफ सल्फर निकाल लिए W2 अपॉन 233 मल्टीप्लाइड बाई 32 ग्राम. देयरफॉर परसेंटेज ऑफ सल्फर विल बी मास ऑफ सल्फर
W2 into 32 divided by 233 divided by W1 into 100. Similarly, phosphorus, organic compound having phosphorus W1 gram, बहुत सारा रिएजेंट के साथ इसको ट्रीट करते हैं हम लोग, MgOH होल ट्वाइस, HNO3, क्या क्या करेगा लास्ट में Mg2P2O7 प्रेसिपिटेट कराएगा W2 ग्राम, लास्ट में Mg2P2O7। क्लियर? moles of P, 2 into the moles of Mg2P2O7, 2 into W2 upon Mg2P2O7 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आना चाहिए? देख तो कितना आना चाहिए, यहां है नहीं। मैग्नीशियम का 24 into 2 48, फॉस्फोरस 31 into 2 that is 62, and 16 into 7 112, 8 to 10 12, 6 for 10 11 12, 222. Clear? Mass of P 2 into W2 upon 222 multiplied by 31. Atomic weight of phosphorus 31. Percentage of P, mass 2 into W1 W2 divided by 222 multiplied by 31 divided by W1 into 100. सब सिंपल कैलकुलेशन। And the last one is halogens, Cl, Br, I only, not fluorine, because AgF is a soluble compound. AgF is soluble compound, but AgCl is a white colored precipitate. AgBr is a pale yellow precipitate. And AgI is a bright yellow precipitate. Organic compound W1 ग्राम को बहुत कुछ करके, पहला दूसरा कुछ भी, लेकिन लास्ट में ट्रीट करेगा AgNO3 के साथ, और अल्टीमेटली सारे हैलोजन AgX के प्रेसिपिटेट में आ जाएंगे। सारे हैलोजन AgX का प्रेसिपिटेट बन जाए, हो गया खत्म वहीं पे। समझ आ रहा है? ये अगर W2 ग्राम दे दिया, मोल्स ऑफ X is 1 into the moles of AgX, that means W2 upon molecular weight of AgX, ठीक, mass of X W2 upon molecular weight of AgX multiplied by atomic weight of X। समझ में आ रहा है ना क्या लिख रहे हैं? X का मास पता चल गया तो यही मास यहां पर भी होगा। सो परसेंटेज ऑफ X is W2 into atomic weight of X divided by molecular weight of AgX divided by W1 into 100, and this method is called Carius, C-A-U-R-I-U-S, Carius, C-A-R-I-U-S, Carius method। क्लियर? अब इसके ऊपर सवाल जो भी तुम्हारे ट्यूटोरियल शीट में आएगा उसी वक्त डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर कोई अलग से सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। कौन से टेस्ट में क्या फाइनली निकलता है वो पता होना चाहिए, और सीधे POAC लगाना। क्लियर?
तो मोल कंसेप्ट टॉपिक का आज अगले क्लास में ओनली डिस्कशन, कोई नया टॉपिक हम शुरू नहीं करेंगे। मोल कंसेप्ट पूरा कंप्लीट करके आना है, पूरा 1 और 4 भी है क्या? दिखाना, शीट दिखा।